अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 17 कवर करेंगे विच इज़ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। छोटा सा चैप्टर है, 2 मॉड्यूल्स हैं 86 एंड 87। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद मॉड्यूल 86 विच इज़ वेब एप्लीकेशंस एंड मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी। इस मॉड्यूल में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला है वेब एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट और दूसरा मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि तमाम मोस्टली मॉडर्न क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो वेब एप्लीकेशंस के ज़रिए काम कर रही होती है और उन पे मल्टीपल यूज़र्स को सेम टाइम पर सर्व किया जा रहा होता है। सो पहले हम पढ़ते हैं वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो वेब टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू रन कर रही होती हैं। ब्राउज़र के ज़रिए आप उनको एक्सेस कर रहे होते हैं इंटरनेट के ज़रिए। बजाय इसके कि आप अपने सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप सिंपली अपना ब्राउज़र खोलते हैं, एक वेबसाइट विज़िट करते हैं और आप उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हर वो वेबसाइट जिसे आप ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए उसे यूज़ करते हैं, वो वेब एप्लीकेशन कहलाती है। इसमें आपको अपने सिस्टम पर कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, गूगल डॉक्स, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, ये सब वेब एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं। तो डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर वर्क करती हैं, जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स या सफारी। नाउ इन वेब एप्लीकेशंस में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। हम एक-एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ यूआरएल। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ऊपर एड्रेस बार में जो लिंक नज़र आ रहा होता है आपको, वो यूआरएल होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये लिंक, ये एड्रेस उस ब्राउज़र को बताता है कि वेब एप्लीकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि https://google.com, ये गूगल का यूआरएल है और यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल या नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज एचटीटीपी। एचटीटीपी ब्राउज़र यानी आप और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। जब आप ब्राउज़र के ज़रिए कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, के बदले में सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जब आप वेब पेजेस लोड करते हैं या सर्वर पर डेटाबेस से कोई डेटा फैच करते हैं, तो ये तमाम ऑपरेशंस करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एचटीटीपी एक ऐसा स्टैंडर्ड है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपके ब्राउज़र को, यानी क्रोम या फिर सफारी वगैरह, तो आपके ब्राउज़र को ये बताता है कि वेबसाइट सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करना है। देन नेक्स्ट इज़ एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप वेब पेजेस का फ्रंट एंड देख रहे होते हैं, यूआई देख रहे होते हैं। जब भी आप कोई गूगल के ज़रिए या सफारी एज के ज़रिए कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वो यूआई, वो तमाम डिज़ाइनिंग एचटीएमएल के ज़रिए की जाती है। इस पर आप अपने वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट्स और लेआउट्स बना सकते हैं, उनको स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि बटन्स जो दिख रहे होते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, फॉर्म्स, लेआउट, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। डेटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का यूनिवर्सल मेथड है एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको दोनों ह्यूमंस भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर्स भी इजीली रीड कर सकते हैं। देखने में सिंटैक्स में ये एचटीएमएल से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। जिस तरह एचटीएमएल आपके कंप्यूटर को ये बताता है कि इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कैसे करना है, वैसे ही एक्सएमएल कंप्यूटर को ये बताता है कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या, और इसके ज़रिए एप्लीकेशंस आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 टियर मॉडल ऑफ वेब एप्लीकेशंस। जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड इज़ एप्लीकेशन लेयर एंड थर्ड इज़ डेटा लेयर। कि नॉलेज से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर आपका ऑर्डर लेता है। आपके सामने जो चीज़ प्रेजेंट की जाती है वो क्या होता है? वो वेटर और वो रेडी किया हुआ खाना। तो ये कहलाती है प्रेजेंटेशन लेयर। बाद में बैकएंड पे एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा होता है? वो वेटर किचन में जाकर आपका ऑर्डर देता है और उस किचन में आपका ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है। ये चीज़ आपके सामने नहीं होती, ये है एप्लीकेशन लेयर। थर्ड होती है डेटा लेयर। डेटा लेयर एक ऐसे स्टोरेज रूम की तरह है जो उस खाने में डलने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स को उधर सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इधर भी आपका एक्सेस नहीं है, आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन आपके सामने जो खाना प्रेजेंट किया जा रहा है वो डेटा और एप्लीकेशन लेयर दोनों से होकर आ रहा है। इसी तरह जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो यूज़र इंटरफेस यूआई होता है। जब आप अपना फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं, आपके सामने जो फीड आ रही होती है, जो यूआई लेआउट या फॉर्मेट आ रहा होता है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर कहलाती है, जिसे आप देख रहे होते हैं और आप उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। वीडियो को लाइक करने की सूरत में, शेयर करने की सूरत में आप इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि लॉगिन पेजेस हैं, बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, फॉर्म्स हैं, ये सब एग्जांपल हैं यूआई की। वेब एप्लीकेशंस में क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो यूजुअली वेब ब्राउज़र पर रन हो रही होती है, आपके ब्राउज़र पे रन हो रही होती है। देन सेकंड लेयर इज़ एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे उन वेब एप्लीकेशंस के तमाम मेन फंक्शंस हैंडल किए जा रहे होते हैं। ये एप्लीकेशंस का ब्रेन होता है। जितनी भी लॉजिक की जा रही होती है, प्रोसेसिंग की जा रही होती है, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब एप्लीकेशन लेयर हैंडल कर रहा होता है।
जैसे आप कोई बटन क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके बाद जो चीज़ें हो रही होती हैं बैकएंड पे, वो सब एप्लीकेशन लेयर के अंदर हो रही होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर आपका पासवर्ड वैलिडेट करती है, चेक करती है। अगर वो वैलिडेट हो जाता है, अगर आपका पासवर्ड सही होता है, तो फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है और ये डिसाइड करती है कि आपकी फीड पे कौन सा कंटेंट शो करना है। तो ये जो प्रोसेसिंग और बैकएंड पे लॉजिक हैंडल की जा रही है, ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर की जा रही होती है। देन थर्ड लेयर इज डेटा लेयर। ये वो लेयर होती है जहाँ पर तमाम डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। ये डेटाबेस सर्वर्स होती हैं कि अकाउंट्स की फाइल्स, आपके पासवर्ड्स के रिकॉर्ड्स, हर चीज़ यहाँ पर स्टोर किए जा रहे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पे आपकी कोई फाइल पड़ी है और आपको उसको डाउनलोड करना है, तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन और यूआई प्रेजेंटेशन लेयर होगा। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर में आपकी क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए जाएंगे कि क्या आप आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं, वो आपका ही है या नहीं। जब भी वैलिडेशन हो जाएगी तो फिर डेटा लिंक लेयर से जो आपकी फाइल स्टोर्ड हुई हुई है, जो आपने डाउनलोड करनी है, वो फेच करके आपको दी जाएगी और आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन लेयर के जरिए शो करा दी जाएगी। पूरे वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को यहाँ पर इस इमेज में डिफाइन किया गया है। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर की सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऑन वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर, यानी प्रेजेंटेशन लेयर की जो सर्वर साइड पार्ट होता है वो यूजर से आने वाली एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? यूजर कुछ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर की तरफ से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। वेब पेजेस जब लोड करता है यूजर तो डेटा डायनामिक या स्टैटिकली डिस्प्ले किया जाता है। वो वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर ये तमाम एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करता है और स्टैटिक या डायनामिक कंटेंट यूजर को शो करा देता है। डायनामिक कंटेंट का मतलब है ऐसा कंटेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन जो चेंज होती रहे यूजर के बिहेवियर के साथ। और स्टैटिक कंटेंट जो है वो फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है जो हर यूजर के लिए सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक की कोई वेबसाइट है और उस पर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो उसका तमाम कंटेंट स्टैटिक होगा जो तमाम यूजर्स के लिए सेम होगा, तमाम यूजर सेम कंटेंट रीड कर रहे होंगे। बट अगर आप इंस्टाग्राम यूज करें तो वहां पर आपको डायनामिक कंटेंट दिखाया जाएगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जो कंटेंट आपको दिखाया जाएगा वो दूसरे यूजर को नहीं दिखाया जाएगा, यानी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है आपके बिहेवियर, टाइम, लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ वेब क्लाइंट का मतलब है जितना भी फ्रंट एंड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, यूआई देख रहे होते हैं, वो आपके ब्राउजर पर रन किया जा रहा होता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के जरिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर की इम्प्लीमेंटेशन भी वेब और एप्लीकेशन सर्वर पर की जा रही होती है। ये जो लेयर होती है ये यूजुअली ऐसे सर्वर्स पर रन की जा रही होती है जो कि Django, रूबी या ASP.NET जैसे फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे होते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से इनपुट लेते हैं। जब आप कोई बटन क्लिक करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, जो भी आपकी तरफ से एज अ यूज़र इनपुट प्रेजेंटेशन लेयर पे दी जाती है, उस इनपुट के हिसाब से रूल्स अप्लाई करके आपको ये डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या दिखाना है, कौन सा डेटा चेंज करना है, कौन सा डेटा डायनामिक रखना है। देन डेटा लेयर जो है वो सबसे बॉटम टियर लेयर होती है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर किया जा रहा होता है, मैनेज किया जा रहा होता है और आपके रिक्वेस्ट करने पर उसे रिट्रीव किया जा रहा होता है, यानी सर्वर से, डेटाबेस से फेच करके लाके आपको दिया जा रहा होता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। डेटा लेयर में टिपिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर्स होते हैं जैसे MySQL, MongoDB वगैरह। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि एक कंबाइंड सर्वर दोनों लेयर्स, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, दोनों लेयर्स हैंडल कर रहा होता है। तो वेब या एप्लीकेशन सर्वर होता है और जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेयर में हो रहा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और हर वो चीज़ जो आपके वेब ब्राउज़र के थ्रू आपको शो की जा रही होती है क्लाइंट साइड कहलाती है और आप एज अ यूज़र जब अपने ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप वेब क्लाइंट कहलाते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चर है ये सिंपल होता है, चीप होता है। यूजुअली जो स्मॉल सिस्टम्स होते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं हैंडल किया जा रहा होता है, फिर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा नहीं हैंडल किया जा रहा होता, यहाँ पर ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरा आर्किटेक्चर है हमारे पास, यहाँ पर तमाम लेयर्स सेपरेटेड हैं। लाइक आर्किटेक्चर 1 जहाँ पर प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर एक ही सिंगल सर्वर हैंडल कर रहा था। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो वेब सर्वर पे रन की जा रही होती है, यानी आपके ब्राउजर पे रन की जा रही होती है। एप्लीकेशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सर्वर होता है और डेटा लेयर के लिए सेपरेट डेटा स्टोरेज सर्वर होता है। जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो वेब सर्वर है आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एप्लीकेशन सर्वर पर उन रिक्वेस्ट की बिजनेस लॉजिक हैंडल की जाती है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स वैलिडेट किए जाते हैं, आपको किस तरह का कंटेंट दिखाना है, वो सब चीज़ें बिजनेस लॉजिक हैंडल की जाती है और डेटाबेस सर्वर में आपका डेटा स्टोर किया जाता है। तो इस आर्किटेक्चर में तमाम लेयर्स सेपरेटेड होती हैं और अलग अलग सर्वर्स पे रन की जा रही होती हैं। अब ये सेपरेशन इसलिए होती है कि जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं या फिर जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर रही होती है, जिनके लिए बड़े बड़े डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर स्केलेबिलिटी ऑप्शन के लिए
बेटर सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस ईजी करने के लिए तमाम लेयर्स को सेपरेट सर्वर पे रन किया जाता है, क्योंकि तमाम लेयर एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं और अलग अलग सर्वर्स पे रन की जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से कोई एक किसी दूसरे पर हैवीली डिपेंड नहीं करती, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इस स्पेसिफिक लेयर में आपको स्केलेबिलिटी की ज़रूरत है, रिसोर्सेज कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। खाली उस स्पेसिफिक लेयर में आप रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर स्केलेबिलिटी ऑप्शन मिलता है। क्योंकि हर लेयर अलग अलग रन की जा रही होती है, इसलिए हर लेयर की अपनी अलग अलग सिक्योरिटी होती है। किसी एक की सिक्योरिटी लूज होने से किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता, जिससे ओवरऑल तमाम पूरे आर्किटेक्चर की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये सब कंबाइन नहीं होते, अलग अलग होता है, इसलिए इनको मेंटेन करना भी आसान होता है। अब क्या डिफरेंस है बिटवीन आर्किटेक्चर 1 एंड 2? फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि आर्किटेक्चर 1 में वेब और एप्लीकेशन सर्वर एक साथ होते हैं, यानी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर सेम सर्वर पे रन हो रहे होते हैं, जबकि आर्किटेक्चर 2 में वेब एप्लीकेशन दोनों सेपरेट होते हैं। आर्किटेक्चर 1 सिंपल होता है, चीप होता है। आर्किटेक्चर 2 मोर एडवांस होता है, बेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, सिंपल और छोटी वेबसाइट्स होती हैं, आर्किटेक्चर 1 उनके लिए बेस्ट है। जो लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं, जिनके मल्टीपल बहुत सारी तादाद में यूजर्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल कर रहे होते हैं, उनके लिए आर्किटेक्चर 2 बेस्ट है। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल का पहला पार्ट जो था वेब एप्लीकेशंस, वो हमने देख लिया। दूसरा पार्ट है मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी। मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब बहुत सारे यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पर सेम एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं एक साथ, तो ये पॉसिबल हो रहा होता है ड्यू टू मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी। टेनेंट का सिंपली डिक्शनरी मीनिंग होता है किराएदार। क्योंकि आप भी टेम्परेरीली यूज कर रहे होते हैं क्लाउड सर्विसेज को, परमानेंटली नहीं यूज कर रहे होते, तो इसलिए यहाँ पे टेनेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो मल्टीपल यूजर्स जो है वो सेम एप्लीकेशन एक साथ यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हर यूजर का डेटा अलग रहता है, प्राइवेट रहता है। कोई दूसरा यूजर किसी दूसरे यूजर का डेटा हैंडल नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता ड्यू टू मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि क्लाउड के अंदर टेनेंट का मतलब है कि कोई कस्टमर या यूजर जो कोई क्लाउड एप्लीकेशन यूज कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है आपको कि जीमेल सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली सर्व कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आपकी ईमेल्स प्राइवेट होती हैं, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मेरी और आपकी ईमेल सेपरेटेड रहती हैं, इसी को कहते हैं मल्टी टेनेंसी। आपको यहाँ पर रियल लाइफ एनालॉजी दी हुई है कि एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स होती हैं, जिसमें मल्टीपल फैमिलीज रहती हैं। हर फैमिली के अपने अलग अलग रूम्स होते हैं, को सेपरेट प्राइवेसी दी जाती है। सेपरेट बिलोंगिंग मतलब हर फैमिली को उनके अलग अलग सेपरेट रिसोर्सेज दिए जा रहे होते हैं। किचन, बाथरूम, बेसिक यूटिलिटीज हर किसी की अलग अलग होती हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस में होता है। अब इस तरह की मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज यूजर आइसोलेशन। किसी एक यूजर की एक्टिविटी का किसी दूसरे यूजर की एक्टिविटीज पर, सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई एक कंपनी है जो इस वेब एप्लीकेशन को यूज कर रही है और उस कंपनी के जरिए बहुत ज़्यादा तादाद में डेटा हैंडल किया जा रहा है, तो इस कंपनी के इंडिविजुअल वर्कलोड का दूसरे यूजर्स के वर्कलोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक यूज़र अपनी सर्विस किसी भी तरह इस्तेमाल करे, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरे यूज़र पे। एक यूज़र का डेटा सेपरेट रखा जाता है, सिक्योर रखा जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, आइसोलेटेड रखा जाता है। हर टेनेंट, हर यूज़र सेपरेटली अपना डेटा बैकअप करते हैं और अपना ही डेटा रिस्टोर करते हैं। जब वो अपना डेटा रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि किसी और का डेटा रिस्टोर हो जाए आइसोलेशन की वजह से। अब क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो वीकली, मंथली, डेली बेसिस पर अपनी एप्लीकेशंस में अपडेट्स कर रहे होते हैं। तो एक अच्छे मल्टी टेनेंट सिस्टम में क्या होता है, अपडेट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर की एक्टिविटीज पर। यूजर्स उन तमाम सर्विसेज को स्मूथली एक्सेस कर सकती हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी में स्केलेबिलिटी का फैक्टर दिया जाता है, यानी अगर किसी सर्विस के यूजर्स इंक्रीज हो जाती हैं तो रिसोर्सेज को डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं वो स्टिल यूज कर सकते हैं, उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं बगैर सिस्टम क्रैश किए। यानी यूजर की कमियां ज्यादा होने से ऑलरेडी मौजूद यूजर्स की सर्विसेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल में आपको फेसबुक की एग्जाम्पल दी गई है, जहाँ पर बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल किया जा रहा होता है बगैर किसी डाउन टाइम के। क्यों? क्योंकि फेसबुक हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटर्ड यूजेज, यानी जो भी रिसोर्सेज यूजर्स यूज कर रहे होते हैं उन बेसिस पर उनको चार्ज किया जा रहा होता है। वो कितनी स्टोरेज यूज कर रहे हैं, कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ यूज कर रही हैं, यानी जब वो कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं, कुछ मैसेजेस भेज रहे होते हैं, उसमें कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ लग रही होती है, वो चीज़ काउंट की जा रही होती है। इसी स्पेसिफिक सर्विसेज के कितने ज़्यादा यूजर्स हैं, इस पर भी चार्जेस डिपेंड करते हैं। और सीपीयू की प्रोसेसिंग कितनी लग रही है आपकी कैलकुलेशंस वगैरह करने में, इन तमाम बेसिस पर आपको चार्ज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, इवन मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो सेम एप्लीकेशन सेम टाइम पर यूज कर रहे होते हैं। तमाम यूजर्स का डेटा अलग अलग डेटा बेसिस में सेव हो रहा होता है, अलग अलग टेबल्स में सेव हो रहा होता है। स्कैमास अलग अलग होते हैं। और दोज हु डोंट नो स्कैमा क्या होता है, स्कैमा किसी डेटाबेस के अंदर एक कंटेनर की तरह होता है
जिसमें हर यूज़र के बिल्स को, डेटा को ग्रुप की सूरत में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर मल्टी टेनेंसी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से क्लाउड प्रोवाइडर्स अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। यानी जब मल्टीपल यूज़र्स आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो हर यूज़र के लिए सेपरेट रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हर यूज़र को सेपरेट रिसोर्सेज दिए जाते तो वो कुछ रिसोर्सेज यूज़ करते, कुछ रिसोर्सेज यूज़ ना करते, तो उससे रिसोर्सेज वेस्ट होते। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर कोई यूज़र बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल कैपेसिटी स्टोरेज यूज़ कर रहा है, उसके लिए स्टोरेज कम पड़ जा रही है, तो उसको और रिसोर्सेज की और स्टोरेज की ज़रूरत है लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ सर्व किया जा सकता है, स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कि जब रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे होते हैं तो हर यूज़र को इनिशियली लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं, बट लेटर उनकी डिमांड के मुताबिक उन्हें और रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज स्केलेबल होते हैं। जैसे गूगल डॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, मिलियंस की तादाद में यूज़र्स हैं जो गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं। हर यूज़र के अपनी अलग फाइल्स होती हैं जो वो अपने क्लाउड पर स्टोर रखते हैं। अगर वो फाइल्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो अपने हिसाब से परमिशंस देते हैं कि कौन उसे रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, और किसी एक यूज़र की परमिशंस का किसी दूसरे यूज़र की परमिशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो वेब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके रन की जा रही होती है। कौन-कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज़? यूआरएल, एचटीटीपी, एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। इनको इंटरनेट के ज़रिए वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। नाउ ये जो वेब एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर पे रन कर रही होती है उस आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटा लेयर। और हर डिफरेंट वेबसाइट के लिए 2 तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला आर्किटेक्चर जो होता है वो सिंपल और चीप ऑप्शन होता है जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर सेम सर्वर पे रन की जा रही होती हैं। दूसरे आर्किटेक्चर में क्या होता है, हर लेयर का सेपरेट सर्वर होता है जिससे परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी बेहतर हो जाती है। फिर मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा कि मल्टीपल यूजर्स रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, सेम टाइम पर सेम एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। हर यूजर की डेटा सेपरेटेड रहता है दूसरे यूजर से। नाउ इस शेयर्ड रिसोर्स की वजह से स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं जाता, हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी के विच वर यूजेज आइसोलेशन, डेटा सिक्योरिटी, सेपरेट बैकअप, मेथड यूजेज एंड स्केलेबिलिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल एंड द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर विच इज मॉड्यूल 87, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। वेब सर्विसेज ऐसे छोटे इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो दो मशीन को आपस में ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई मशीन के साथ कोई ह्यूमन इंटरेक्ट करे, प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे समझिए कि जो वेब सर्विसेज होती हैं वो डिजिटल मैसेंजर्स होते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मौसम चेक करने के लिए कोई वेदर एप्लीकेशन खोलते हैं, वो एप्लीकेशन किसी वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेगी जानने के लिए कि अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है, और उसके रिस्पॉन्स करने पर वो एप्लीकेशन आपको रिजल्ट दिखा देगी। इसी तरह से कोई वेबसाइट जो लाइव स्टॉक प्राइसेस चेक करके अपडेट कर रही होती है आपकी स्क्रीन पे। गूगल ऐप्स में ऐसी एपीआईज होती हैं जो आपको लोकेशन इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। आप सिंपल अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, जैसे गूगल एपीआई मैप्स के लिए लोकेशन इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड पांडा जो आपका राइडर आ रहा है और उसको शो करना है कि वो किस लोकेशन पे मौजूद है ताकि आपको पता हो कि आपका राइडर, आपका खाना कौन से रास्ते से आ रहा है। तो इसके लिए बजाय इसके कि फूड पांडा अपनी खुद की एक मैप एपीआई बनाता, उन्होंने सिंपली गूगल एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो अब आप सिंपली लोकेशन डालते हैं फूड पांडा के अंदर, आगे से फूड पांडा की एपीआईज और गूगल मैप्स की एपीआईज आपस में इंटीग्रेट करके आपको लोकेशन शो कर रही होती हैं। तो ये तमाम वेब सर्विसेज की एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला यहाँ पे ये है कि जो वेब सर्विसेज होती हैं उनकी नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, बल्कि वो एपीआई कॉल्स के थ्रू काम कर रही होती हैं। आप ऐसे समझिए कि वेब सर्विस किसी रेस्टोरेंट में मौजूद किचन की तरह है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उस रेस्टोरेंट के प्रिंटेड मेन्यू की तरह है। नॉर्मली क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके सामने वो प्रिंटेड मेन्यू पेश किया जाता है, उसमें से आप पिक्चर्स देखते हैं, खाना देखते हैं, आपको जो समझ आता है आप वो ऑर्डर करते हैं। फिर अगर आप किसी ऐप के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पिक्चर्स, बटन, टेक्स्ट सब दिख रहा होता है। आप बटन पे क्लिक करते हैं ऑर्डर और आपका खाना ऑर्डर हो जाता है। फिर वो ऐप आपको हर चीज़ दिखा रही होती है एक्चुअल कि अब आपका राइडर यहाँ पहुँच गया है, अब आपका खाना रेडी हो रहा है। ये नॉर्मल एप्लीकेशन की एग्जाम्पल है। वेब सर्विसेज में क्या होता है, कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, यानी आपको अपनी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होता कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो खाना बन रहा है आप उस किचन में हैं, वहाँ पर कोई बटन्स नहीं है, कोई पिक्चर्स नहीं है, वहाँ पे सिंपली आपको कुछ दिख नहीं रहा होता, आप सिंपली बस अपने खाने का वेट कर रहे होते हैं। बेसिकली दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं, जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं वेबसाइट के ऊपर,
वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपके वो बटन क्लिक करने पर वो वेबसाइट एक डिजिटल नोट सेंड करती है सर्वर को, वो डिजिटल नोट कहलाता है एपीआई कॉल। इसके बाद जो वेब सर्विस होती है वो तमाम जो हैवी प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं, जैसे अगर आपने कोई पेमेंट की है तो उस पेमेंट को प्रोसेस करना, और फिर आपके जो रिक्वेस्ट होगी को वापस एक रिस्पॉन्स नोट के ज़रिए या एक डिजिटल नोट के ज़रिए आंसर करना। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो एज़ अ यूज़र आपके सामने दिख रहा होता है आपको स्क्रीन पे, और वेब सर्विसेज दो कंप्यूटर के आपस में बात करने का तरीका है। नेक्स्ट, मशीन टू मशीन इंटरैक्शन। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी एज अ यूज़र आपकी तरफ से कम इंटरैक्शन होती है। तमाम मेजर टास्क जो है वो एप्लीकेशंस और वो सर्वर्स आपस में खुद हैंडल कर रहे होते हैं। जब आप कोई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन खोलते हैं, आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपने जिस रेस्टोरेंट को ऑर्डर दिया है वो अवेलेबल है या नहीं, कोई दूसरी सर्विस आपकी उस पेमेंट को प्रोसेस करती है, कोई और सी सर्विस आपकी ट्रैक कर रही होती है डिलीवरी को, और आपको नोटिफिकेशंस भेजने के लिए अलग सर्विस होती है। तो ये तमाम सर्विस अलग अलग काम कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ मिलके, ये कहलाती है मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जहाँ एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जाता है जिसमें मौजूद मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज मिल के काम कर सकें किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ी सी ह्यूज एप्लीकेशन बनाई जाए। डेवलपर्स छोटी छोटी रीयूजेबल सर्विसेज बनाती है जिनको ऑपरेट करना, मैनेज करना, मेंटेन करना आसान होता है। हर सर्विस किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जाम्पल दी गई है। एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में मल्टीपल सर्विसेज सेपरेट जो एक दूसरे से होती हैं वो यूज़ हो रही होती है, जैसे लॉगिन सर्विस, पेमेंट, प्रोडक्ट सर्च की सर्विस, डिलीवरी ट्रैकिंग, रिकमेंडेशन। ये तमाम अलग अलग सर्विसेज होती हैं जो एक साथ मिलकर साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। क्योंकि ये तमाम अलग इंडिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं, तो जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती हैं, रीयूजेबल बनाती हैं, इनको मेंटेन करना आसान होता है, स्केल करना आसान होता है, क्योंकि ये कोई भी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होती, तमाम सर्विसेज इंडिपेंडेंट होती हैं। देन आपको वेब सर्विसेज की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्स्ट इज वेदर सर्विस। आप सिंपली जहाँ रहते हैं उस सिटी का, उस लोकेशन का जिप कोड डालेंगे और उस जिप कोड के बदले आपको वो सर्विस उस जगह का टेम्परेचर दे देगी कि यहाँ की ये टेम्परेचर है, ये मौसम है। तो इसमें आपकी तरफ से मिनिमल एफर्ट थी कि आपने सिर्फ एक बार जिप कोड डाला, बाकी तमाम इंटरेक्शन उन तमाम सर्विसेज ने आपस में खुद की। जिप कोड को मैप के थ्रू वेरीफाई किया गया। फिर जो वेदर फोरकास्ट ऐप है उसने उस स्पेसिफिक लोकेशन की फोरकास्ट, वेदर, टेम्परेचर रिटर्न किया, फिर वो आपके स्क्रीन पर शो कर दिया गया। इसी तरह ट्रैवल सर्विस एप्लीकेशंस जो होती हैं उसमें लाइव ट्रैफिक कंडीशंस आपको दिखाई जा रही होती है, कौन सी रोड जाम है, कहाँ पे ट्रैफिक है, कौन सी रोड स्मूथ है जहाँ पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऐसी एप्लीकेशंस में गूगल मैप्स, नेविगेशन मैप्स यूज़ हो रहे होते हैं। आप सिंपली अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करते हैं, बाकी काम तमाम मशीनरी, तमाम सर्विसेज आपस में खुद करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बताई गई है बिटवीन वेब सर्विसेज एंड वेब पेजेस। वेब सर्विसेज अलग चीज़ है, वेब पेजेस अलग चीज़ है। वेब पेजेस जो होते हैं वो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं वो आपके लिए होती हैं। फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, वो ये वेब पेजेस कहलाते हैं। वेब सर्विसेज जो है वो प्रोग्राम्स के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि वेदर एपीआई है, पेमेंट एपीआई है। ये वेब सर्विसेज डेटा सेंड कर रही होती हैं बैकएंड पे दूसरी सर्विसेज को। कोई ऐसा खूबसूरत सा फॉर्मेट, लेआउट, स्टाइलिंग वाले पेजेस नहीं होते जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऐसे काम करते हैं कि जो प्रोग्राम होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्विस को। इस रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स वो स्पेसिफिक डिटेल्स या वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो वेब सर्विस किसी दूसरी वेब सर्विस को देती है एग्जैक्टली क्या करना है ये बताने के लिए। जैसे कि आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके वेटर को बोला कि मुझे बर्गर ला दो, अब वो बर्गर आपने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि आपको किस तरह का बर्गर चाहिए। बट अगर आप कह दें कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए, प्याज या सैलेड वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये पैरामीटर्स हो गए। उस वेटर को पता है कि एग्जैक्टली किस तरह का बर्गर आपको ला के देना है। तो जब आप वो रिक्वेस्ट देते हैं, जब इस तरह की पैरामीटर्स वाली रिक्वेस्ट वेब सर्वर्स को भेजी जाती है, एग्जैक्टली इन्हीं पैरामीटर्स के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई वेब एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप लाहौर का वेदर जानना चाह रहे हैं कि वहाँ मौसम कैसा है। आपने एप्लीकेशन खोली, उस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन ऐड हुई हुई है, तो उसको पता है आपकी लोकेशन का।
उस एप्लीकेशन के ज़रिए वेब सर्विस को रिक्वेस्ट गई, उसने उसे प्रोसेस किया और आपको रिस्पॉन्स कर दिया कि भाई 34 सेल्सियस टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 60% है। नेक्स्ट, वेब सर्विसेज आर लाइक ब्लैक बॉक्सेस। जो प्रोग्रामर्स वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं उनको उसका इंटरनल कोड नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें क्या इनपुट भेजनी है और उसके बदले में उन्हें क्या रिस्पॉन्स, क्या आउटपुट मिलेगा सिस्टम की तरफ से। ये कहलाती है ब्लैक बॉक्स अप्रोच। जैसे अगर आप गूगल ट्रांसलेट एपीआई यूज़ करते हैं कोई चीज़, कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसका इंटरनल प्रोसेस आपको नहीं पता होता कि कैसे वो पूरा प्रोसेस काम करे। आपको सिंपली पता होता है कि मैं ये चीज़ भेजूँगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। जैसे एक वेंडिंग मशीन होती है, आपको नहीं पता उस वेंडिंग मशीन के अंदर कौन-सी गियर लगी है, मोटर लगी है, कौन-कौन से सेंसर्स काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि आप उसमें पैसे डालेंगे, ये बटन दबाएँगे, उसमें से चिप्स निकल के आ जाएँगे। इस अप्रोच को ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में मौजूद वेब सर्विसेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोड स्टिल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम है तो वो जावा की वेब सर्विस को एपीआई कॉल भेज सकता है। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इन दो अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में जो बेसिक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन का यूज किया जा रहा होता है वो एक्सएमएल, जेसन या एचटीटीपी होता है, जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सेम होता है। जैसा कि ऊपर एक्सएमएल में हमने पढ़ा था। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या थी, याद है? इस तरह की एब्रिविएशंस बहुत ज्यादा आती है एमसीक्यूज में, आपको पता होना चाहिए। नाउ हम कुछ टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे वेब सर्विसेज की। फर्स्ट इज WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है किसी वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डेवलपर्स को ये बताने के लिए कि कौन कौन सी सर्विसेज फंक्शंस अवेलेबल है, किस तरह की इनपुट दी जानी है और उसके बदले में किस तरह का आउटपुट रिटर्न किया जाएगा। यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डेवलपर्स के लिए एक मैनुअल की तरह होता है। जब आप कोई मशीनरी बाय करते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है कि उस मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है। तो डेवलपर्स के लिए वेब सर्विसेज की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। जैसे अगर कोई वेदर एप्लीकेशन है तो उसमें वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फंक्शन डिफाइन करेगा गेट वेदर और फिर सिटी। सिटी में आपको इनपुट देनी है कि आपका सिटी कौन सा है, बदले में आउटपुट में आपको सिटी का टेम्परेचर मिल जाएगा और वेदर अपडेट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज एक्सएमएल स्कीमा। डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह एक्सएमएल यूज किया जाता है। सिस्टम का स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, लाउड वैल्यूज एंड फॉर्मेट्स, इन तमाम चीजों को एक्सएमएल स्कीमा डिफाइन करता है। इसका मकसद होता है ये मेक श्योर करना कि दोनों सिस्टम्स इन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएं, इवन दो अगर वो दोनों सिस्टम्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बिल्ड किए गए हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल या सोप। सोप जो है वो वेब सर्विसेज के लिए मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है। यानी जब आप कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, टेक्स्ट सेंड कर रहे होते हैं, तो वो किस फॉर्म में फॉर्मेट किया जाएगा ये डिफाइन करना सोप का काम होता है। यूजुअली इसमें एक्सएमएल यूज होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको रीड करने की कोशिश करे तो वो रीड कर सकता है। यानी कोड देख के आपको पता चल रहा होता है कि क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सिक्योर होता है, ये रिलायबल होता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, रिक्वेस्ट के टैब के अंदर सिटी का टैग है जिसमें लिखा है कराची। जैसे अगर किसी क्वेश्चन की सूरत में आपने इनपुट दिया है कराची, तो वो किस फॉर्म में सेंड किया जाएगा उस वेब सर्विस को, वो आपको बताया गया है। देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट भी सोप की तरह एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है वेब सर्विसेज के लिए, लेकिन ये कम कॉम्प्लेक्स और सिंपल होता है एज कम्पेयर टू सोप। आजकल ज्यादातर मॉडर्न एप्लीकेशंस में यही रेस्ट एपीआईज यूज की जाती हैं। इसको यूज करना फास्ट होता है, ईजी होता है। इसमें HTTP मेथड्स यूज किए जाते हैं और किसी रिक्वेस्ट की फॉर्म में जेसन डेटा रिटर्न किया जाता है। यानी बजाय इसके कि बहुत ज्यादा मेसी कॉम्प्लेक्स फाइल्स भेजी जाए, रेस्ट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जेसन में डेटा सेंड करता है, जो कि सिंपल होता है, रीड करने में आसान होता है। ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस रेस्ट यूज़ करती हैं। अगर सोप और रेस्ट का कंपैरिजन करें तो सोप इज़ लाइक कि आपने बहुत ही फॉर्मल तरीके से कोई ईमेल भेजी है, कि रेस्ट में कोई फॉर्मल मेल भेजने के बजाय सिंपल आपने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स में, वेब एप्लीकेशंस में, क्लाउड सर्विसेज में से यूज़ किया जा रहा होता है। इसमें यूजुअली गेट मेथड यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कराची का वेदर मालूम करना है, इस तरह के फॉर्मेट में आप सिंपली गेट वेदर कराची करेंगे और आपको जेसन में रिस्पांस दिया जाएगा टेम्परेचर इज दिस। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज UDDI, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। UDDI वेब सर्विसेज के लिए एक रजिस्ट्री सिस्टम की तरह होता है। इसके जरिए आप सिंपली मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेब सर्विसेज अवेलेबल हैं। UDDI एक जाइंट लिस्ट की तरह होती है जिसमें कंपनीज पब्लिश करती हैं कि वो कौन कौन सी वेब सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। अगर आप डेवलपर हैं जो किसी स्पेसिफिक टूल ढूंढ रहे हैं, आप सिंपली UDDI में जाकर ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज
कौन कौन से बिजनेसेस ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड सर्विसेज एंड वेब सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जबकि वेब सर्विसेज में यूजुअली डेवलपर्स को एपीआईज और फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लाउड सर्विसेज की एग्जांपल है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और सोप रेस्ट एपीआईज वेब सर्विसेज की एग्जांपल है। कुछ क्लाउड सर्विसेज में इंटरनली बैकएंड पे वेब सर्विसेज यूज हो रही होती हैं, जबकि वेब सर्विसेज दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। हाँ, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है क्लाउड और वेब सर्विसेज का? ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं। क्लाउड सर्विसेज के लिए वेब सर्विसेज एक फ्रंट डोर की तरह काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लाउड एप्लीकेशन है जो अमेजॉन वेब सर्विस पर रन की जा रही है, होस्ट की जा रही है, तो उस वेबसाइट को हो सकता है रेस्ट प्रोटोकॉल्स के जरिए एपीआईज प्रोवाइड की जा रही हूँ, क्योंकि यूजर्स या प्रोग्राम्स इन क्लाउड सर्विसेज को एपीआईज के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं जो वेब सर्विसेज की एपीआईज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है तो आपको क्लाउड पर ऑनलाइन इमेजेस स्टोर करने की क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नाउ इस सर्विस में इमेज अपलोड करने के लिए, इमेज डाउनलोड करने के लिए, इमेज डिलीट करने के लिए जो एपीआईज प्रोवाइड की गई हैं, हो सकता है कि वो एपीआईज इन्हीं वेब सर्विसेज के ज़रिए प्रोवाइड की गई हों। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ऐसी एपीआईज की जिनके ज़रिए आप अमेजॉन वेब सर्विस की क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, which are EC2 API, S3 API, Lambda API। EC2 API एक ऐसा बटन होता है जिसको क्लिक करने से फ़ौरन आप कोई वर्चुअल मशीन या कंप्यूटर रेंट कर सकते हैं। जब किसी प्रोग्राम में इस एपीआई को कॉल किया जाता है तो अमेजॉन वेब सर्विस इंस्टेंटली आपके लिए एक वर्चुअल कंप्यूटर खोल देती है यूज़ करने के लिए। S3 API AWS पर कोई फाइल सेंड करने के लिए, स्टोर करने के लिए कॉल की जाती है, या फिर कोई स्टोर की हुई फाइल दोबारा आस्क जब की जाती है कस्टमर की तरफ से, या फिर जब कोई स्टोर की भी फाइल कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तब ये एपीआई कॉल किया जाता है। और लैम्डा एपीआई जो है वो कोई छोटा सा कोड रन करने के लिए कॉल किया जाता है और उस कोड का रिजल्ट आपको रिस्पॉन्स की सूरत में दिखा दिया जाता है। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का सिंपल वर्कफ्लो ये है कि आप एक एप्लीकेशन खोलते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप एपीआई कॉल करते हैं। वो एपीआई कॉल आप खुद नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने किसी लिंक पे क्लिक किया है, कोई बटन प्रेस किया, जिसकी वजह से बैकएंड में उस टास्क से रिलेटेड एपीआई कॉल वेब सर्विस के पास जाती है, जो उसको प्रोसेस करके आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। नाउ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो एपीआई कॉल्स होती हैं हर टास्क के लिए आपको अलग अलग नहीं यूज़ करनी पड़ती, यानी किसी सेम टास्क के लिए आपको अलग अलग एपीआईज नहीं कॉल करनी पड़ती, आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगेन वही जो बेनिफिट्स हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, स्केलेबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस करना बहुत ईजी होता है, इंटीरोपरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये नया एडवांटेज है जो हमने पढ़ा, यानी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में इंटीरोपरेबिलिटी का फीचर मिलता है, मतलब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम स्टिल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के जरिए, जो कि मेनली एक्सएमएल होता है। देन इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड कर दिया जाता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जिससे स्केलेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो जाती है और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते इसकी वजह से। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा वेब सर्विसेज दो डिफरेंट मशीन्स को आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है एपीआई कॉल्स के ज़रिए। फिर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इंटरकनेक्टेड सर्विसेज की एक कलेक्शन है। ये वेब सर्विसेज रीयूजेबल होती है, इंटीरियोपरेबल होती हैं, मतलब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स आपस में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर हमने सोप और रेस्ट प्रोसीजर्स पढ़े जो वेब सर्विसेज की कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर WSDL पढ़ा, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो किसी वेब सर्विस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है, एक मैनुअल की तरह काम करती है। देन हमने पढ़ा कि क्लाउड सर्विसेज और वेब सर्विसेज डिफरेंट होती हैं लेकिन कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि वेब सर्विसेज अक्सर क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 ख़त्म हुआ, 2 मॉड्यूल्स थे इसमें, 86 एंड 87। अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो सो कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।